क्या खूब कहा है किसी ने। नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है। नौसिखियों परिंदों को बाज बना देता है। कच्चे मिट्टी को भी इंसान बना देता है। नौसिखियों परिंदों को भी बाज बना देता है। कच्चे मिट्टी से भी इंसान बना देता है। समंदर परखता है कश्तियों का हौसला। समंदर परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती कश्तियों को भी जहाज बना देता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है BPSC डीमिस्टिफाइड। दोस्तों, अब तक हम लोग ने देख लिया था, अब तक की ये कहानी थी कि हम लोग ने भारत की क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को, जो है अर्थव्यवस्था को हम लोग ने क्या किया, देख लिया था दोस्तों। ठीक है, अर्थव्यवस्था को भी क्या किया था, हम लोग ने देख लिया था। आज का जो विषय वस्तु है दोस्तों वो है बिहार की राज्य व्यवस्था। देखिए दोस्तों, बिहार की राज्य व्यवस्था या राज्य व्यवस्था कहीं किसी चीज़ के लिए किसी की अवसंरचना में बदलती नहीं है, वो हर जगह समान रहती है। लेकिन दोस्तों, बिहार के परिप्रेक्ष्य में उसकी राज्य व्यवस्था कैसी है वो आज की क्या है, विषय वस्तु है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर कह रहा हूँ, इस सब्जेक्ट से दोस्तों बिहार की राज्य व्यवस्था, जो कि एक बिहार स्पेशल का पार्ट है दोस्तों, ओवरऑल यहाँ से 3 से 4 सवाल बिहार की राज्य व्यवस्था एवं संपूर्ण राज्य व्यवस्था की बात करें तो 10 से 15 सवाल, टोटल मिलाकर के 15 सवाल मान के चलिए। 7 से 8 सवाल पॉलिटी से आ सकता है, और बिहार की राज्य व्यवस्था को देखें जो बिहार स्पेसिफिक है, वहाँ से 3 से 4 सवाल हमको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एग्जामिनेशन में वेटेज इसका 10 से 15 क्वेश्चन का भी दोस्तों होता है, जो कि एक क्या है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। दोस्तों, बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से लेवल जो हम लोग की तैयारी करनी है वो वन लेवल अबव नॉच करनी है। ठीक है ना, 1 लेवल अबव नॉच का मतलब क्या है, 1 लेवल अबव नॉच मतलब कुछ नहीं, मतलब कि एक नॉच हमें क्या करना है, एक लेवल ऊपर तैयारी करना है। ठीक है ना, 1 नॉच ऊपर तैयारी करना पड़ेगा। अगर नहीं तैयारी करेंगे ना तो दिक्कत क्या होगी कि वहाँ पे जो एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करेगा वो हमारे क्या है, ग्रिप से बाहर निकल जाएगा। क्या चाहते हैं दोस्तों कि वो क्वेश्चन जो है वो हमारे ग्रिप से बाहर निकले। अगर नहीं चाहते हैं तो हमें वो हर परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा जो बिहार से संबंधित है, और हमको मैक्सिमम चीज़ों को क्या करना है, कवर करके जाना है। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है, मेनली 4 पार्ट, ठीक है ना, 4 चीज़ों को कर लो अपने साथ और कर लो एग्ज़ाम को अपने साथ। ठीक है ना, 4 कौन सा पार्ट है, वो करंट अफेयर, एक है बिहार स्पेशल, इसको कर लो। तीसरा पॉइंट है क्या आपका, पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है ना, और चौथा क्या है, साइंस का सेक्शन। बचा ही नहीं कुछ। गेम खेला कर दोगे आप लोग, खेला, बस इतना पे फोकस करो। बाकी जो जितना पढ़ता है पढ़ने दो, जो करना है करने दो। हमें क्या करना है, ये एग्जामिनेशन क्या है, एप्टीट्यूड चेक करता है, आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना, एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड होगा तो आप ज़रूर कर लोगे। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर में क्या है, बिहार की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था की अवसंरचना कुछ ऐसे है कि पृथक बिहार प्रांत का गठन कब हुआ, की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार का राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, 1937 ईस्वी में हुआ। साथ ही साथ विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों का आवंटन किया गया। राज्य में 152 में से 70 निर्वासित क्षेत्र में समान नागरिकों के लिए एवं 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 15 अनुसूचित जातियों, 39 मुसलमानों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 वशिष्ठ क्षेत्र, जिसमें कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित की गई। साथ ही साथ दोस्तों, चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और उसी के साथ 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने भी जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट पूछ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। कांग्रेस को अगला पॉइंट क्या है, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिला। ठीक है ना, कांग्रेस को ही क्या मिला, सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिला। तो क्या क्या थे, ये बहुमत में थे। ठीक है, उसमें श्री कृष्ण सिंह जो थे, एक प्रोमिनेंट लीडर थे जो बिहार के, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के आदेश पर शपथ ग्रहण से पूर्व
सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का क्या है आश्वासन भी मांगा। किन्होंने मांगा? श्री कृष्ण सिंह ने। साथ ही साथ आश्वासन नहीं मिलने पर इन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया? मंत्रिमंडल गठन से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अगर उन्हें आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? वो मंत्रिमंडल का गठन नहीं करेंगे, उन्होंने ये साफ मना कर दिया। साथ ही साथ उसी क्रम में तत्कालीन जो गवर्नर थे इंडिपेंडेंट पार्टी के, जिनका कौन थे वहाँ के इंडिपेंडेंट पार्टी के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तत्कालीन गवर्नर इंडिपेंडेंट पार्टी के जो लीडर थे, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में क्या किया? एक कार्यकारी सरकार बनाने के लिए दायित्व सौंपा दोस्तों। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना। अब ये बोलेगा सर कि ये मुख्यमंत्री स्टेट में होता है, प्रधानमंत्री कहाँ से बता रहे हो? तो उस समय क्या होता था दोस्तों? प्रधानमंत्री की सिस्टम होता था। तो देखिए पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, ये याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ से बनने के लिए सवाल बन सकता है। वो कौन थे? कोई और नहीं, मोहम्मद यूनुस थे। कब? 1937 के कार्यकारी सरकार उन्हीं के द्वारा बनाया गया। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य क्या हो गई? बाद में सहमति हो गई 20 जुलाई 1937 को। उसके दौरान श्री कृष्ण सिंह को क्या बनाया गया? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही क्या किया गया? बिहार की पहली कांग्रेस की सरकार भी बनी। उसी क्रम में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर में क्या किया गया? उनको नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, इनको क्या किया गया? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। साथ ही साथ विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष भी चुना गया। 1939 का वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे करके विधानसभा को क्या किया? भंग कर दिया। किसने कर दिया? कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या किया? भंग कर दिया। क्यों भंग कर दिया दोस्तों? क्योंकि ये वही समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? बिना इंडियंस के कंसेंट के उनको क्या किया? सीधा सेकेंड वर्ल्ड में क्या किया? कुदवा दिया। तो अब ये इनका क्या करता? गुस्सा और क्या कहते हैं, इनका असमर्थन करने का क्या था? भारतीयों का तरीका था। उसके वजह से कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध ये काम किए थे। कौन? अंग्रेज सब। तो उसके तत्पश्चात उसके बाद क्या किया कांग्रेस ने क्या किया? मंत्रिमंडल जो उनकी थी, उन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे करके विधानसभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। ये क्या करता? उन्होंने ये आक्रोश जताने का क्या था? तरीका था भारतीयों का। उसी क्रम में देखें 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी का ये वो समय था तक क्या था? जब विधानसभा का गठन नहीं हुआ था दोस्तों। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था दोस्तों। इस समय क्या हुआ? विधानसभा का इस समय तक क्या हुआ? गठन नहीं हुआ था। 1939 से 1945 तक का समय में विधानसभा का गठन क्या हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। साथ ही साथ 1935 ईस्वी में अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद क्या हुआ? संभाला। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव हुए। फिर क्या ना, देखिए 1935 अधिनियम के आधार पर ही 1946 में फिर से चुनाव हुए, क्योंकि 1945 तक क्या था? विधानसभा का क्या हुआ? गठन नहीं हुआ था। तो 1946 में जब चुनाव हुआ तो अप्रैल 1946 में फिर भी बाद में कौन? श्री कृष्ण सिंह ही ने क्या किया? कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री का पद बिहार में क्या हुआ? संभाला दोस्तों। ठीक है सॉरी। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए भी चुना गया। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर्स को चुना गया दोस्तों? 39 सदस्यों को भी क्या किया? इस विधानसभा से 39 सदस्यों को भी क्या किया गया? संविधान सभा के लिए चुना गया। जिसमें प्रमुख लीडर्स कौन कौन थे? जिसमें हमारी सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम राजेंद्र बाबू प्यार से बोलते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख जो नेता थे, जो लीडर्स थे, वो क्या थे? शामिल थे दोस्तों। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का भी पहला आम चुनाव 1952 में ही हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव भी हुए। स्वतंत्र भारत के लिए प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही थे दोस्तों। ठीक है ना। कितने सीटों पे हुए? 1952 ईस्वी में क्या हुआ? बिहार विधानसभा का फिर से 330 सीटों पे के लिए क्या हुआ? चुनाव भी हुए, जिसमें स्वतंत्र बिहार के लिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। ठीक है ना।
अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक अगर देखें, उसके अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनके कार्यप्रणाली का क्या वर्णन किया गया है दोस्तों। तो देखें, ये देखा कि किस तरीके से बिहार का इंडिपेंडेंस तक का किस तरीके से समय था, जिस समय लोग इलेक्टेड हुए, कौन इलेक्ट हुआ और किसने कार्यभार संभाला, वो हम लोग ने अभी तक देख लिया। ये बिहार की क्या थी, हिस्टोरिकल परिदृश्य क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य से क्या था, जो चुनावें हुई थी, ठीक है ना, बेसिकली हम लोग ने उसको देखा है। अब देख लेते हैं कि बिहार राज्य का शासन व्यवस्था क्या कहता है, आइए उनको देख लेते हैं। इस शासन व्यवस्था को पढ़ने का 3 मेन पिलर है दोस्तों। देखिए, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की स्वशासन को हम लोगों को पढ़ना है, जिनमें से उन 3 एक पिलर में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा है। अगले पिलर में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की बात करें तो जिसमें पंचायती राज और नगरीय प्रशासन के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए एक एक करके जो अवसंरचना जो है बिहार की राज्य व्यवस्था की, आइए देख लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है क्या, राज्यपाल। राज्यपालों की बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है ना, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है कौन, राज्यपाल। जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं इनको, किनको, राज्यपाल को। साथ ही साथ इनको देखें, राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियां भी मिली हुई हैं, जैसे कि विधायी शक्ति, कार्यपालिक शक्ति और न्यायपालिक शक्तियां भी संबंधित अधिकार को प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों की बात करें तो उल्लेखनीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 में भी किया गया है। राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही साथ लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। ये एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही क्या करता है, काम करता है। ये मंत्रिपरिषद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है ना। और ये अंडर किस आर्टिकल में आता है दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो अनुच्छेद अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद नंबर 163 में बताया गया है क्या कि मंत्रिपरिषद जो है वो गवर्नर को क्या करेगा, एड और एडवाइस करेगा, डिसीजंस लेने में या उनको सलाह देने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिक क्या होता है, कार्यपालिक का प्रधान हो जाता है दोस्तों। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या, बिहार जो हमारा प्यारा सा राज्य है उसमें 8 बार, ओ माय गॉड, 8 बार, इट्स अ वेरी बिग सिग्निफिकेंट नंबर है दोस्तों, सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाना मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ मैकेनिज्म इन द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट में क्या होता है, जो फेलियर क्या होता है, फेलियर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ मैकेनिज्म, जो स्टेट के अंदर जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अंडर आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल पूछ सकता है कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों, तो 8 बार लगा है, ये आप लोग याद रखेंगे। वहीं राज्यपालों की सूची अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले राज्यपाल क्या कहते हैं, स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले कौन थे, सर जेम्स सिफ्टन थे, जो 11 फरवरी 1935 से लेकर के 10 मार्च 1937 तक थे। और लास्ट जो थे हमारे आज़ादी जब हो गई उससे जस्ट पहले कब तक कौन थे, सर हफडो थे, 13 मई 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक। और स्वतंत्रता के बाद बिहार में राज्यपालों की सूची की में देखें तो सबसे पहले जयराम दास दौलत राम जो थे 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक क्या थे, इन्होंने कार्यभार संभाला था। और अभी अगर हम बात करें तो इस समय प्रेजेंट में हमारे फागू चौहान जो हैं वो 29 जुलाई 2019 से लेकर के अभी तक क्या हैं, इस पद पर क्या है, कार्यरत हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखें कि जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के एक ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से एक सवाल और उठ सकता है कि मान लीजिए जाकिर हुसैन पूछ लेगा, ठीक है ना, और रामनाथ कोविंद एक ऑप्शन पूछ लेगा। अब मान लीजिए पूछ लेगा DY पाटिल पूछ लेगा, ठीक है ना, DY पाटिल और क्या बोलेगा, लालजी टंडन पूछ लेगा। अब देखिए एग्जामिनर कैसे आपको घुमाएगा, बोल देगा रामनाथ कोविंद, एक और पूछ लेगा, रामनाथ कोविंद पूछ लेगा और बोलेगा सत्यपाल मलिक, ठीक है ना। एक ऑप्शन पूछ लेगा केशरीनाथ तिवारी डी में और पूछ देगा जाकिर हुसैन। तो
आप क्या हो जाएगा, पगला जाइएगा, कहेंगे कि साला इतना याद कहाँ से करेंगे। और सही बात है, याद नहीं कोई कर सकता है। वी आर नॉट अ रोबोट, वी आर ऑल ह्यूमन बींग, बट ड्यू टू इमेंस लेवल ऑफ प्रैक्टिस ना हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही क्या कर आदमी निखरेगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आने की वैसी ही संभावना है कि जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद कौन थे, वो ऐसे बिहार के दो राज्यपाल थे, ये दोनों जो थे बिहार के ऐसे दो राज्यपाल थे जो आगे चल के राष्ट्रपति बने। इससे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, प्लीज़ बी वेयर अबाउट दिस पॉइंट। और अभी बात करें तो श्री फागू चौहान कौन है, 40वें बिहार के क्या है, बिहार के 40वें राज्यपाल हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। पदासीन का मतलब दोस्तों सीधा सीधा देखिए, इसमें मतलब लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब क्या होता है, राज्यपाल कार्य, देखिए राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जब क्या करते हैं, पद पर नहीं रहते हैं, पद पर नहीं रहते हैं किसी कारणवश, तो उसके जगह क्या करते हैं, जो उसके बाद जो संभालता है पद को उसके, तो वो कौन संभालता है दोस्तों, उच्च न्यायालय का क्या मतलब, या सीधा कहें तो हाई कोर्ट का क्या संभालता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस संभालता है दोस्तों। चीफ जस्टिस ये पूछ सकता है दोस्तों, अगर ये पद रिक्त है राज्यपाल का, तो उसका कार्यभार किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों, दिस इज़ नॉन अदर, कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछा जा सकता है। देखिए देखिए कितने बार लोग बैठे हैं, एक गिन लेते हैं, पूछ सकता है, अगर ये भी पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, दो कितना ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी है। 3 4 4 4, तो 4 बार ऐसा हुआ है दोस्तों। देखिए क्या हुआ, 4 नहीं 5 5 5 भी नहीं 6, देखिए मुझसे भी छूट रहा है दोस्तों, छूटता इंसान हूँ मैं भी, मुझसे भी छूट सकता है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 6 बार ऐसा हुआ है, ये भी लिख लीजिए, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फैक्ट, कि 6 बार पदासीन की स्थिति आई है, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ से छूट रहा था इस बुकलेट में, तो मैं बता दे रहा हूँ, 6 बार पदासीन की भी क्या हुई है, सिचुएशन आया है क्या, बिहार में, ठीक है ना। जब कौन हेल्ड किया है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या किया है, इसको हेल्ड किया है। सवाल पूछ सकता है ये भी दोस्तों, यहीं पे जहाँ पे आप सोचना बंद करते हैं, वहीं से एग्जामिनर सोचता है कि मैं यहाँ पे इनको गिरा दूँ, ठीक है। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा पॉइंट है क्या, विधान परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले मेरे प्यारे प्यारे भाई, छोटे बहन एवं बड़े भाई बड़े बहन, देखिए लेजिस्लेटिव क्या कहेंगे, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे, तो क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है दोस्तों, ये क्या है, द्विसदनीय है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, 2 सदन है, एक निम्न सदन है और एक उच्च सदन क्या है, यहाँ पे प्रेरित है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन कहते हैं, और यह क्या होता है दोस्तों, स्थायी सदन भी होता है। बात करें विधान परिषद के गठन की, तो निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फॉर्मेशन है क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या है, काउंसिल का फॉर्मेशन की बात करें तो आर्टिकल 169 में क्या है इसको लिखा गया दोस्तों, ये याद रखेंगे अंग्रेजी माध्यम वाले मेरे मित्रों। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधानसभा की क्या है, संरचना का वर्णन किया गया दोस्तों। गठन एक अलग चीज़ है, क्या है, फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि कैसे बन सकता है, वो वहाँ पे उसका क्लॉज लिखा है। और संरचना क्या होता है कि उसके अंदर की जो प्रोसीजर्स हैं दोस्तों, स्पष्टता है, वो इसमें बताया गया है। इसमें देखिए स्पष्ट भी किया गया है, देखिए यही मैं स्पष्टता बता रहा था, इसमें स्पष्ट भी क्या किया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, विधानसभा की कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और 40 मेंबर से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 40 से क्या कम नहीं हो सकती है क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या, ठीक है ना। ये याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 40 मेंबर से नीचे जो हो सकता है, 40 मेंबर तो एटलीस्ट MLC आपके रहेंगे ही स्टेट में, ठीक है ना, उससे कम नहीं हो सकता दोस्तों। बात करें विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, वो ये डेट याद रखिएगा, पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी दोस्तों, जो पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी या वर्ष समारोह भी मनाया गया। मतलब इस समय कितना साल हो गया, 110 साल हो गया दोस्तों। ये सवाल आ सकता है, 110 साल हो गया क्या, निर्माण हुए किसके, विधान
परिषद के दोस्तों क्या हुए, परिषद के निर्माण हुए, क्या हो गया, निर्माण हुए विधान परिषद के कितने हो गए आपके 110 साल हैं। सवाल बन सकता है कब हुआ, 20 जनवरी 1913। फिर से याद रखिएगा, इसकी क्या कहते हैं, इसकी गठन की बात हुई है आर्टिकल 169 में, इसकी संरचना की बात 171 में हुई है दोस्तों। संरचना की मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 हिस्सा क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, और साथ ही साथ 40 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे देखते हैं। तो विधान परिषद में कुल सीटों कितनी है, संख्या कितनी है, 75 है दोस्तों। बिहार विधानसभा की बात करें तो इसकी क्या कहते हैं, बिहार विधानसभा की बात का बिहार विधान परिषद की बात करें, विधानसभा नहीं, विधान परिषद की बात करें तो कुल सीटों की संख्या कितनी है, 75 है दोस्तों। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है दोस्तों, जो कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये क्या है, एक परमानेंट, क्या है, परमानेंट आपका क्या कहता है, हाउस है, ठीक है ना, ये टेम्पररी हाउस नहीं है। इसके 1/3 हिस्से दोस्तों ये भी देखिए, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। देखिए एक पहली बात क्या है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मुझे पता आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी पॉलिटी पढ़े हुए हो और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या, पॉलिटी, ठीक है ना। ये क्या है, विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है, पहली बात आप ये जान लेंगे, जो कभी क्या हो सकता है, भंग नहीं हो सकता दोस्तों, क्या, जो कभी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 हिस्से जो हैं दोस्तों, इसके 1/3 हिस्से जो हैं दोस्तों, वो क्या है, 2 वर्ष पर क्या कर सकते हैं, अवकाश ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो सकता है दोस्तों, इसके जो 1/3 हिस्से हैं, जो इसके 1/3 सदस्य होते हैं किसके, विधान परिषद के, वो प्रति 2 वर्ष, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रति 2 वर्ष पर अवकाश क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ देखें तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सवाल, अति 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 2-4 बार और अपने पास से बना लीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। अति लगा लीजिएगा, मेरे तरफ से भी अति लगा लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है ना। तो इसके क्या होते हैं, 1/3 हिस्सा जो होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं विधान परिषद के, क्या करते हैं, प्रति 2 वर्ष, हर 2 वर्ष पे क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये परमानेंट बॉडी है तो यहाँ पर नॉमिनेशन भी चलेगा दोस्तों। तो विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है दोस्तों, जिसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो विधानसभा क्या है, विधानसभा सदस्यों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साथ ही साथ 1/3 जो सदस्य हैं वो स्थानीय निकायों द्वारा किए जाते हैं। 1/6 सदस्य हैं जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ये देखिए ये विधानसभा द्वारा सदस्यों द्वारा होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये कितना स्थानीय निकायों द्वारा होते हैं, और 1/6 जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब ये नॉमिनेटेड होता है, ठीक है ना, ये केवल नॉमिनेटेड होता है। 1/12 सदस्य होते हैं वो शिक्षकों द्वारा किए जाते हैं सेलेक्ट, और 1/12 जो है सदस्य वो स्नातक निर्वाचनों द्वारा किया जाता है। ये था जो विधान परिषद की बात। अगला पॉइंट आ जाते हैं वो है विधानसभा के बाद, विधान परिषद हो गया, विधानसभा की बात आ जाते हैं। तो विधानसभा जो है बिहार का, उसमें क्या है, बिहार राज्य विधायिका का क्या है, एक निम्न सदन, जो क्या है, लोअर हाउस है दोस्तों। वो क्या था, अपर हाउस था, ये क्या था, लोअर हाउस है दोस्तों, ठीक है। क्या है, लोअर हाउस है, क्या है, लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस, ठीक है। यह एक क्या है, अस्थायी, जिसे क्या कहते हैं, टेम्पररी बॉडी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है, और उसका अवर्णन किस में किया गया, आर्टिकल 169 में किया गया था दोस्तों। उसकी संरचना की बात नहीं, इसकी गठन की बात, किसकी, विधान परिषद की। विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। वहीं राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन देखें तो अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 निर्धारित की गई है दोस्तों। ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 500, वहीं न्यूनतम संख्या अगर देखें तो 60 निर्धारित की गई है। वो दिन है कब, 7 फरवरी 1921 का, जब क्या हुआ, जब क्या हुआ कि 7 फरवरी 1921 को क्या हुआ, मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की क्या हुई, पहली बैठक भी हुई। इसी के आधार पर क्या हुआ दोस्तों, इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह भी मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कितनी है, 243 क्या है, निर्धारित हैं। किसमें, विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 243 निर्धारित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500, लेकिन है कितनी निर्धारित, 243 अभी फिलहाल है। अधिकतम 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 निर्धारित की गई है दोस्तों, विधानसभा की सीटों का निर्धारण।
अब बात करें तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा सभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 104 2021 का जो अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया, इसे निरस्त भी कर दिया गया। तो दोस्तों यही पॉइंट ये लिखा भी है। अब क्या है, क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियंस का कोई क्या कहते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण क्या होता है, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसको भंग भी कर दिया जाता है। जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें क्या होता है, संविधान जो है, जो काउंसिल ऑफ क्या कहते हैं, जो आपका जो लीडर होता है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपना क्या कर देती हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होता है, संविधान संसद में क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, बस ये समझिए सीधा सीधा क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है, यहाँ होता है जैसे देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होता है दोस्तों, और पास हो गया तो उस समय क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, या तो अपने आप को क्या त्याग पत्र देना होता है, या तो वो जनरल इलेक्टर जनरल से बोले क्या कि वो गवर्नर जनरल से, इलेक्टर जनरल नहीं, कि क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल से कहे कि क्या करे कि आप पार्लियामेंट को क्या करिए, डिसॉल्व कर दीजिए। क्या मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं गचपच हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए अविश्वास इसमें लिखा ही हुआ है ये चीज़, ये मत सोचिएगा सर थोड़ा आप गड़बड़ बता रहे हो, ऐसा नहीं है, आपको गलत नहीं कुछ बताऊँगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अब क्या है कि जो हमारे जो पार्लियामेंट बनी हुई है उसमें अब उनका क्या है, पार्लियामेंट को क्या है, उसमें विश्वास नहीं रह गया है। ठीक है ना, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम की चीज़, अविश्वास क्या है, हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तभी नहीं रहेगा ना, जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो कैसा पार्लियामेंट, बस ऐसा समझिए, सीधा सीधा समझ। अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पार्लियामेंट को क्या करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। कहें तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना होगा, अगर देखिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होगा कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। और क्या करना होगा कि जो गवर्नर जनरल होंगे उनको क्या कहेंगे कि आप पार्लियामेंट को क्या करिए, डिसॉल्व कर दीजिए, और क्या है, एक जनरल इलेक्शन की क्या कीजिए, फिर से आप क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शंस करवाइए। यही होता है दोस्तों जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए कुछ विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है और विधान सभा के सदस्यों की संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट है क्या, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री में क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का क्या होता है, गठन होता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ देखें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक के लिए क्या होता है, अध्यक्षता भी करता है, तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। अब देखिए मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के क्या होता है, समान होता है। जाहिर सी बात है, जैसे सेंट्रल में आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही आपके मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री अपने स्टेट में। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खोने, वही मैं कह रहा हूँ, बहुमत खोने के एवं अन्य विषम परिस्थितियों के पहले ही पद का त्याग भी करना पड़ता है। वही जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है जब दोस्तों, तो क्या होता है कि अब क्या कहते हैं, अविश्वास जब हो जाता है, प्रस्ताव जब पारित हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, एक विषम परिस्थिति आ जाती है कि अब क्या है ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, या वहाँ पे जो पार्लियामेंट है तो उनको क्या है, वहाँ पे उनको अब विश्वास नहीं रह गया, तभी नो कॉन्फिडेंस जैसे मोशन नाम की चीज़ पास होती है दोस्तों। ठीक है ना, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनके वर्किंग कमेटी है, वो क्या उस पर विश्वास नहीं रह गया। तो जब प्रधानमंत्री को जब त्यागपत्र देंगे ना, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या करेगा, त्यागपत्र। जब हमारे हेड ही नहीं रह गए तो उनके जो क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट है वो कहाँ से रह जाएंगे सब। समझ रहे हैं दोस्तों, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी जानते होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, तो मैं बस थोड़ा सा इसका बस एक हल्का सा चीज़ आपको बस बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्या देखिए, कुछ बिहार के मुख्यमंत्री की सूचियाँ हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। मोहम्मद यूनुस क्या हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो थे लगातार 2 बार, वही मैं आपको बताया 1937 के बाद 1946 में भी बनाए गए उनको। और सीधा देखें कि इस समय कौन कार्यरत हैं दोस्तों, वो कौन है, हमारे सर नीतीश कुमार जी हैं।
माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारे प्यारे बिहार के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। 10 अगस्त 2022 से इन्होंने पद संभाला है और ये देखिए 8वीं बार नीतीश कुमार जी क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं किसके, बिहार के, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और कब तक है, अभी तक इन्होंने क्या किया है, पद को संभाला हुआ है। देखिए ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे, याद रखिएगा 1937 में। वहीं स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। और वहीं बात करें तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोई और नहीं, श्रीमती राबड़ी देवी थी। और साथ ही साथ सर्वाधिक कार्यकाल का वाले मुख्यमंत्री कोई और नहीं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग ने देख लिया आपका लोअर हाउस और अपर हाउस, और साथ ही साथ राज्यपाल के साथ साथ अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी देख लिया है। अब बात है स्थानीय स्वशासन की। बिना स्थानीय स्वशासन के कोई भी निचले स्तर का कार्य जो है वो अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस स्थानीय स्वशासन की क्या अवसंरचना है बिहार में, आइए देख लेते हैं। पहला है पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता के उपरांत ही 1947 ईस्वी में भारत में पंचायती राज का व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को भी लागू किया दोस्तों। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से ही कार्यरत हुआ दोस्तों। बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था, ये दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ही बिहार सरकार ने क्या किया, पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू कर दिया। सोचिए बलवंत राय मेहता जो है, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे ही क्या किया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था की 2001 में क्या कहते हैं व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से ही क्या हुआ, कार्यरत कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है, इस सब चीज़ में बिहार बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड था। साथ ही साथ देखें पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को भी क्या किया गया, लागू किया गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायती राज 3 स्तर पे दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होगा। महिलाओं के लिए दोस्तों सभी स्तरों पे 50% का आरक्षण होगा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। 50% किसके लिए है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों में अधिकतम 20% का आरक्षण होगा दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सभी स्तरों पर जनसंख्या क्या होगा, क्या अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों पर का कुल आरक्षण 50% से क्या होगा, अधिक नहीं होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। पंचायत राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का भी दर्जा प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का भी के अधीन होगा दोस्तों। पंचायती राज जो होगा, चुनाव जो होगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा, स्टेट्स इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, अधीन होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। पंचायती राज का इलेक्शन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की भी संरचनाएं एवं विशेषताएं कुछ निम्न हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों तो बिहार में और सी भी सारी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि बिहार में लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। बिहार में लोक सेवा आयोग का गठन किस में हुआ, संविधान अनुच्छेद क्या है, बिहार में जो लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद किस में दिया गया, आर्टिकल 315 में दोस्तों विस्तृत है। मैं छोटा सा बस आपको बताता हूँ। उसके तहत दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, संघ के लिए क्या किया गया, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग का, राज्यों के लिए क्या होते हैं, राज्य सेवा, देखिए संघ के लिए बनाया गया क्या, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, ठीक है ना। और राज्य के लिए क्या किया गया, स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की गठन किया गया। अनुच्छेद 315 के ही बात की गई है दोस्तों, किसमें, आर्टिकल 315 में ही की गई है। उसी के तहत दोस्तों बिहार में भी क्या हुआ, बीपीएससी, जिसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन अगर हम देखें, देखिए अगर हम बिहार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ नहीं दिया है, मैं अपने तरफ से आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसका गठन दोस्तों 1 अप्रैल कब हुआ,
1949 को दोस्तों गठित हुआ, ठीक है ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, वो कौन थे, क्या है, राजनधारी सिन्हा थे। तो कौन थे, राजनधारी सिन्हा थे दोस्तों, ये याद रखिएगा, कौन थे, राजनधारी सिन्हा। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कुछ सदस्य भी होते हैं जो तो जिनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, उसमें कुछ होते हैं अध्यक्ष भी होते हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट थे उस समय, तो इस समय भी कोई प्रेसिडेंट होंगे, तो प्रेसिडेंट के साथ साथ 6 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ये कहते हैं राष्ट्र सेवा आयोग में, ये याद रखिएगा। और इनकी देखिए आयु कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या देखिए जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का ठीक है ना, 6 वर्ष हो, देखिए ये मेंबर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, जिनका देखिए उसमें ये 6 मेंबर्स नहीं है, सॉरी मैं गड़बड़ बता दिया आपको। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक आपके अध्यक्ष होते हैं, ये मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है यहाँ पे, जगह कम है। एक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, ये आधा ध है, ठीक है ना, अध्यक्ष, थोड़ा बात को समझिएगा, एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कुछ सदस्य भी होते हैं, ठीक है ना। अब वो कुछ कितने होते हैं दोस्तों, इसका अभी कोई निस्तारण नहीं है दोस्तों, लेकिन जिनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है, यही पैनल होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये चेयरमैन होते हैं और ये पूरी पैनल होती है, 6 वर्ष का क्या होता है इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। और क्या होता है, मैक्सिमम ये 62 साल तक, 62 के ईयर तक, 62 ईयर ऑफ एज तक क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये सर्व नहीं कर सकते हैं, जो पहले हो जाएगा उसके हिसाब से ही काम करेंगे। देखिए आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों जानते हैं किसके द्वारा किया था, आज आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और इनके जैसे ये अध्यक्ष हैं और उनके सदस्यों की कहते हैं नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, वो किसके द्वारा किया था जानते हैं आप दोस्तों, यही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे कौन कराता है, राज्यपाल कराता है दोस्तों, कौन कराता है, राज्यपाल कराता है दोस्तों, ठीक है ना, ये कौन था, राज्यपाल कराता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। वही बोलता है अनुच्छेद 323 में, आर्टिकल 323 में कहता है क्या, आर्टिकल 323 के तहत ही क्या होता है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का क्या वार्षिक रिपोर्ट भी राज्यपाल को कौन करता है, देता है। आर्टिकल 323 में ही दोस्तों लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है दोस्तों, राज्यपाल क्या करता है, ये जो रिपोर्ट किसको सबमिट करता है दोस्तों, राज्यपाल नहीं, ये जैसे जो ये कमेटी होती है वो क्या करती है, रिपोर्ट सबमिट करती है, क्यों राज्यपाल करेगा भैया, ये कमेटी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, राज्यपाल को करती है, ठीक है ना, राज्यपाल को करती है क्या, रिपोर्ट सबमिट, ठीक है ना। इसी अनुच्छेद 323 के तरफ 23 के तहत दोस्तों हम लोग ने देख लिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कैसे हुआ। तो बिहार में अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है तो बिहार ह्यूमन क्या कहते हैं, देखिए ह्यूमन राइट कमीशन होती है ना, तो BHRC भी होता है, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, एक तरीके से बिहार मानव अधिकार आयोग कहते हैं दोस्तों। ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन मुझे जितना पता है मैं वो सारा नॉलेज आपको दे दूंगा ताकि आपके सवाल वहाँ पे एग्जाम में नहीं गलत हो। बात करें तो बिहार क्या कहते हैं मानव अधिकार आयोग का दोस्तों, तो इसका गठन दोस्तों हुआ था 3 जनवरी 2000 में, क्या हुआ सन 2000 में इसका क्या हुआ, गठन किया गया और इसका फिर से गठन किया दोस्तों, पुनर्गठन भी इसका हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, पुनर्गठन भी हुआ, बीच में क्या हुआ इसको स्थगित करके इसको पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था दोस्तों, 25 जून 2000 को फिर से किया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा कब किया गया, 25 जून 2000 को क्या किया गया, पुनर्गठन भी हुआ दोस्तों। और इसकी पहली अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी, ये भी याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है कौन बनी, मंजू प्रकाश बनी दोस्तों, कौन बनी, मंजू प्रकाश बनी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये तो था मेरे हिसाब से जो कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखिए ये सॉरी थोड़ा सा अगर आपको घचपच लगा हो तो भी मैं इस सॉरी को एक्सेप्ट, मैं जो सॉरी बोल रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर गलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आपके भलाई के लिए मैंने सारी चीज़ों को बताया है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट देखिए, एक भी अक्षर जो यहाँ लिखा है ना, कोई चीज़ फर्जी नहीं है, फर्जी टीचर नहीं है सर, समझे ना, जो चीज़ लिखा हुआ है ना उस चीज़ को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये समय देख लीजिएगा, ऊपर घड़ी इसीलिए चलाता रहा हूँ ताकि आप भी देखते रहो, आपके साथ मैं भी कितना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, आपकी आशाओं के साथ मेरी भी आशाएं जुड़े हुई हैं, जिस दर्द में आप जी रहे हो ना मैं भी उस फेस से निकला हूँ कहीं और आज कहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे माँ बाप ने भी इतने ही सपने बुने हैं और उनको भी लगता था कि ऐसा हो, ठीक है ना, तो आप भी इस दर्द को फील कीजिए, फील द पेन ऑफ सक्सेस ब्रो, और इसको एंजॉय कीजिए, ये सफ़र ना दोबारा जीवन में नहीं आएगा दोस्तों, प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। रात काली जो कहते हैं ना वो रील वाला नहीं बनना है, रियल वाला बनना है दोस्तों, फाड़ के रख दिया जाएगा एग्जाम को, देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की बात करें तो इसके अधीन जो है अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना के एवं क्या है संरचना एवं क्या है विशेषताएं हैं दोस्तों। ग्राम सभा की बात करें तो यहाँ पंचायती राज के अधिनियम सबसे बड़ी सभा होती है दोस्तों। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता क्या होते हैं, मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठक के बीच में अंतराल 3 माह के होता है दोस्तों। अधिक से अधिक क्या होते हैं 3 माह का होगा और क्या होगा 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे वर्ष में, एक वर्ष में कितने बार बैठक, कम से कम इनको 4 बार बुलानी पड़ती है, ठीक है ना। अरे अच्छा, ये लिखा ही हुआ है क्या, देख लेते हैं। एक वर्ष में, देखिए यही लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा था, एक वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य होता है दोस्तों। मुझे लगा ये पॉइंट छूट गया, ठीक है। ग्राम सभा में क्या होता है, बैठक का आयोजन मुखिया जी के द्वारा कराया जाता है। अरे मुखिया जी से बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही क्लोज चीज़ है, ठीक है। अब मैं बात बताऊंगा कभी आपको, ठीक है ना। अब एग्जाम पे फोकस, ठीक है। ग्राम सभा में का बैठक, ग्राम सभा का बैठक आयोजन मुखिया जी द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम जो गणिपूर्ति होता है दोस्तों, कुल सदस्यों का क्या होता है 120 होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ सकता है कितना गणिपूर्ति होना चाहिए, क्या होता है कोरम कितना होना चाहिए, एक तरीके से इतना कोरम पूरा करना है। कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए 1/20 होना ही चाहिए ग्राम सभा का, ठीक है ना। बात करें तो ग्राम सभा में प्रत्येक बैठक, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक अध्यक्षता जो होती है संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में कोई और कौन होगा, उप मुखिया जी होंगे। जैसे प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वैसे ही होता है। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य क्या है, विकासात्मक कार्यों के सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण भी करना होता है दोस्तों। बात करें वहीं पे ग्राम पंचायतों की, तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या को एक ग्राम पंचायत का गठन होता है दोस्तों। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है ना। ये निर्वाचित में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड संख्याओं का मिलाकर कितना होता है 7,000 जनसंख्या होता है दोस्तों, और एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत जो होता है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर ही पूरा कर लेना जाएगा, और वही क्या है अनिवार्य भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का अगर चुनाव के उसके विघटन के 6 महीने के अंदर ही उसका चुनाव करना क्या है एकदम मैंडेटरी है। बात करें तो मुखिया जी की, इनका चुनाव प्रत्यक्ष जैसे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। वहीं उप मुखिया जी की बात करें तो इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के क्या होता है बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष जिसे इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कराया जाता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा किया जाता है। वार्ड सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का क्या होता है निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया जी अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी स्वयं लिखकर दे सकते हैं। साथ ही साथ वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया जी को दे सकते हैं, साथ ही साथ जिसके 7 दिन के बाद उनका पद रिक्त हो जाएगा। ये जान लीजिएगा। देखिए, अगर मुखिया जी या उप मुखिया जी को अगर त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे, पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे दोस्तों, याद रखिएगा, पंचायती राज अधिकारी को क्या करेंगे, देंगे दोस्तों, ठीक है ना। साथ ही साथ स्वयं लिख करके इनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और वार्ड सदस्य को अगर किसी को देना है तो सीधे मुखिया जी को लिख करके देंगे, जिसके 7 दिन के भीतर क्या होगा, 7 दिन के भीतर क्या 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो पद रिक्त हो जाएगा क्या, वार्ड सदस्य का। ग्राम पंचायत, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति जो होती है, गणपूर्ति जो होती है सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी दोस्तों। अब देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया तो ग्राम कचहरी के बारे में जान लीजिएगा। कुछ मामला हुआ तो कहाँ जाएंगे, कचहरी जाएंगे। कचहरिया जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए, ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृतियों के लिए एक ग्राम कचहरी भी होती है दोस्तों। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत सभी वार्ड के एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित भी होता है दोस्तों। साथ ही साथ निर्वाचन पंच सदस्यों एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से द्वारा किया जाता है दोस्तों। थोड़ा क्लमजी हो गया ना दोस्तों, चलिए इसको आकर के थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। प्रत्येक
ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होगा दोस्तों। कुछ न्यायिक चीज़ें होगा, प्रत्येक कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र है तो वहाँ पे ग्राम कचहरी होना ही चाहिए, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष, जिसे हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा क्या करते हैं? चूज़ करते हैं उनको। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड का एक पंच, एक क्या होता है? एक देखो, एक पंच जो होता है, एक पंच जो होता है क्या, सदस्य जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। एक पंच का जो सदस्य है वो क्या होता है? एक पंच का जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष मतदान, जिसे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्यों एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा भी करता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए, हर एक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति भी, एक सचिव और एक न्याय मित्र की भी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है, ठीक है, प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी स्वलिखित दे करके कर सकते हैं। ग्राम कचहरी का कोई भी पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को क्या कर सकता है? सरपंच को दे सकता है। अब हम लोग ने कि ग्राम कचहरी देख ली, तो पंचायती राज भी देखना पड़ेगा। प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति होती है दोस्तों, और प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायती समिति का सदस्य का निर्वाचन होता है। देखें, उसी क्रम में देखें तो पंचायती समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान, जिसे हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कहते हैं। पंचायती समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव कराते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख की बात करें का चुनाव पंचायती समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रखंड की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति होती है दोस्तों। 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायती समिति का क्या होता है? गठन या निर्वाचन होता है, ठीक है। पंचायती समिति सदस्यों का निर्वाचन देखिए, पंचायती समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। वहीं देखें तो पंचायती समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं दोस्तों। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायती समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष, जिसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किया जाता है। बात करें तो प्रमुख पंचायत समिति का बैठक जो होता है उसकी अध्यक्षता, देखिए, प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना। प्रमुख जो होते हैं, जिसे कहते हैं ना प्रमुख जी, जो कहते हैं प्रमुख जी जो होते हैं वो कौन होते हैं? पंचायती समूह। देखिए, ये ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये ब्लॉक वाला नहीं है, पंचायती होते हैं, ठीक है ना। प्रमुख जो होते हैं वो पंचायती समिति के क्या होते हैं? बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख होते हैं क्या? अपना त्यागपत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को दे सकते हैं दोस्तों। वही उप प्रमुख का अपना त्यागपत्र देना हो तो प्रमुख को सीधा दे सकते हैं। पंचायती समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को दे सकता है दोस्तों। एक चीज़ सीधा समझिए दोस्तों, अगर प्रमुख की बात है, चाहे आपके क्या कहते हैं मुखिया जी की बात है, तो मुखिया जी क्या करेंगे? अपना जो, अगर उनको क्या करना है, अपने पद को रिक्त करना है, मतलब क्या करना है, अपने आप क्या करते हैं, इस पद को छोड़ना है, तो वो किसको देंगे? पदाधिकारी को सीधा लिखित रूप में देंगे। वहीं अगर बात करें उप मुखिया जी की, तो वो उप मुखिया जी जो होंगे ना, वो मुखिया जी को सीधा क्या करेंगे? लिखित रूप में दे देंगे कि सर, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू, सो दैट्स वाई प्लीज़ गिव मी, कहते हैं ना, आई वांट रेजिग्नेशन, ठीक है ना, मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, तो वो रेजिग्नेशन दे करके जा सकते हैं। वहीं सीधे प्रमुख जी के लिए भी हो जाता है। प्रमुख जी अगर छोड़ना चाहते हैं तो सीधे किसको क्या करेंगे? पंचायती समिति के जो अनुमंडल के दंडाधिकारी होंगे दोस्तों, उनको लिख के देंगे। और वहीं उप प्रमुख जी होंगे, वो प्रमुख जी को अपना स्वलिखित त्यागपत्र लिख करके अपने कहते हैं त्यागपत्र दे करके उसको छोड़ सकते हैं पोस्ट को। अब हम लोग ने अभी तक क्या कर लिया? हम लोग ने पंचायती समिति को देख लिया। अब अगला पॉइंट क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद में दोस्तों क्या होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिला स्तर पर जिला परिषद होती होगी, जाहिर सी बात है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है दोस्तों। याद रखिएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और जिला परिषद ही ग्राम पंचायत और एवं नीति क्या कहते हैं पंचायती समितियों के लिए क्या करती है? नीतियाँ निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। बात करें अगर
जिला पंचायत के सदस्यों की तो लगभग 50,000 की जनसंख्या दोस्तों, ठीक है ना, 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। अगर बात करें जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, जिसे कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें, तो अपने में से एक अध्यक्ष और उसमें से एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कर लेते हैं। मतलब कि अपने में लोग क्या करते हैं, जो सदस्य होते हैं उसमें वोटिंग करके वो चूज कर लेते हैं। सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष जो होता है त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को ही दे देता है, ठीक है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को ही देता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। परिषद का जो सदस्य भी होगा वो भी त्यागपत्र अध्यक्ष को ही दे देगा दोस्तों। ये देखिए कुछ पंचायती राज के सभी जन प्रतिनिधित्व के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि है दोस्तों, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सीधा सीधा समझिए, जो मेन होगा, जैसे प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, और साथ ही साथ कौन है, प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, और क्या है जिला परिषद के क्या है, अध्यक्ष जी हैं। ये जो लोग हैं ना दोस्तों, ये लोग क्या करेंगे, अपने से बड़े अधिकारी को सीधा देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जिला परिषद के अध्यक्ष हैं तो वो सीधा जिला दंडाधिकारी को देंगे। अगर प्रमुख जी हैं तो वो भी अनुमंडल के जो दंडाधिकारी उनको देंगे, ठीक है ना। और मुखिया जी की बात करेंगे तो जिला पंचायत की राज्य के पदाधिकारी को दे देंगे, ठीक है ना। और उप मुखिया जी जैसे वार्ड सदस्य हो गए या समिति के मेंबर, वो सीधे मुखिया जी को या प्रमुख जी को या किसी के आपके कहते हैं, अगर पंच हैं दोस्तों, मान लीजिए सरपंच है तो वो भी क्या करेगा, जिला पंचायती या राज पदाधिकारी को दे देगा दोस्तों। लेकिन उप सरपंच क्या करेगा, आपका सीधा वो भी क्या कहते हैं, जिला पंच या राज पदाधिकारी को दे देगा। और पंच जो होंगे वो सरपंच को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जो क्या कहते हैं इलेक्टेड होते हैं, वो सीधा क्या करेंगे, सरपंच को क्या करेंगे, लिख देंगे सर आई डोंट वांट टू वर्क, सीधा वो लिख करके निकल लेंगे, कल्टी मार लेंगे और रास्ता छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मानता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो विषय वस्तु है ना और जिनकी जो अवसंरचना है वो प्रॉपर नहीं है दोस्तों। देखिए आपके अगर दिमाग में नहीं प्रॉपर आ रहा होगा तो देखिए अलग अलग तरीके से एक एक ढांचे के हिसाब से सारी चीज़ें सेट हैं दोस्तों। एक हायरार्की मॉडल सेट किया गया दोस्तों, एक फनल ऐसा बनाया गया दोस्तों कि जो नीचे निम्न तबके का आदमी है दोस्तों ना, उनको भी फायदा हो सके। जो गांधी जी की सोच थी उसी के ऊपर ये सीधा सीधा कहिए तो काम किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय प्रशासन को भी देख लेते हैं। नगरीय प्रशासन को देखते हुए नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का भी गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान भी किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें से पंचायती राज के प्रावधान के अनुरूप आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में मास्टर पॉइंट है दोस्तों, यहीं से सवाल निकल के आएगा। जैसे कि क्या, मैं बता देता हूँ आपको। नगर निकायों की क्या होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। 5 वर्षों के लिए क्या होता है, निर्धारित तो होता है, सदस्यों का चयन किया गया था दोस्तों। और पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप ही दोस्तों, पंचायती राज का जैसे प्रावधान का अनुरूप है ना, वैसे ही आरक्षण की भी जो व्यवस्था है यहाँ पे की गई है दोस्तों, यही बता रहा है। अब इसी पॉइंट में आगे देखते हुए अगला पॉइंट है क्या, नगरीय प्रशासन। प्रशासन को भी देख लेते हैं, जिनको 3 हिस्सों में या 3 वर्गीकरण में किया गया है। एक है नगर निगम, नगर परिषद और क्या है, नगर पंचायत। नगर निगम की बात वहीं करें तो वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की 261 संख्या, जिसमें नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत जो है वो कितनी है, 154 सीटें हैं दोस्तों। बिहार में न्यायपालिका दोस्तों देखें तो राज्य की न्यायपालिका व्यवस्था जो है, राज्य की जो बिहार स्टेट की राज्य न्यायपालिका जो व्यवस्था है, उसमें उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो पटना का, वो क्या है, हाई कोर्ट जो है पटना का, वो क्या है, शीर्ष पर है। पटना हाई कोर्ट का गठन दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को कर दिया गया था। इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे वो सर एडवर्ड मैनार्ड डेस चैम्प्स कैम्फियर थे दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन व्यू से, बहुत ही प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, नाम क्या है, सर एडवर्ड मैनार्ड डेस चैम्प्स कैम्फियर। ये क्या है, इनका नाम है दोस्तों। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, जैसा लगता है कि किसी एड्रेस का नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जोक सपाट, मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश 29 न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। वो मुख्य न्यायाधीश के साथ देखिए उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश भी हैं, ठीक है। जिसे
हमें जज कहते हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में बात करें तो जिला एवं अनुमंडल पर स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय भी हैं। मतलब कहने का मतलब है न्यायिक व्यवस्था की बात करें, ठीक है ना, तो अनुमंडल स्तर पर कहते हैं, अनुमंडल स्तर पर क्या किया गया है, जुडिशियल और क्या कहते हैं जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का भी क्या किया है, व्यवस्था किया गया है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से क्या किया है, विभाजित भी किया है राज्य, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड में। जैसे कि राज्य में मुख्य सचिव जैसे चीज़ें कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, और प्रमंडल में आयुक्त जिसे कमिश्नर कहते हैं। जिला की बात करें तो जिला अधिकारी जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। अनुमंडल की बात करें तो एसडीओ जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, और प्रखंड की बात करें तो बीडीओ जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, और अंचल पदाधिकारी जिसे कहते हैं सर्किल कहते हैं ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो राज्य का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, मुख्य सचिव होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो राज्य का जो प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, और मुख्य सचिव जो होता है सचिवालय का प्रधान भी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर क्या होता है, नियंत्रण होता है दोस्तों। तो ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, जब सोचते हैं अरे हम डीएम बन जाएंगे तो बहुत बाप रे बाप एकदम तहलका मच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा फिल्मों में होता है और रीलों में होता है। रियल के हीरो बनो दोस्तों, रील के हीरो बनने में क्या मजा आता है। रील स्क्रॉल कर रहे हो, कई लोगों के जो होंगे, कई लोग तो जोश जोश में आए होंगे, आई शाबाश यार, हमको एसपी बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे तो क्या करेंगे, लोगों से बदला ले लेंगे। तो बदला वदला मत लो यार, ठीक है ना, बदला वदला लेने की बात नहीं है। अपने जीवन को देखो, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मित्रों, ठीक है ना। जो आप लोग गड़बड़ी कर रहे हो, जो फैसिनेट होकर के रील्स के थ्रू आ जा रहे हो, या पिक्चर देख के चले आ रहे हो, शादी में जरूर आना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है और जा करके क्या कहते हैं ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये सब फर्जीवाड़ा मत पड़िएगा। अपने जेन्युइन वाई को ढूंढिए, वाई यू आर हियर, why you are wasting your time, if you are wasting your time why, then why you are wasting your time, ठीक है ना। why को ढूंढिए, why I am preparing for this civil services, what was the prospective। अगर प्रोस्पेक्टिव क्लियर नहीं है ना तो आप टिक नहीं पाओगे दोस्तों। नई नई किताबें माँ बाप का आंख में धूल झोंक करके चले जाओगे और आप ज़्यादा दिन तक क्या होगा, टिक नहीं पाओगे। कई लड़के होते हैं, ठीक है, कई लोगों की परिस्थितियाँ अलग होती हैं दोस्तों, आई एक्सेप्ट, ठीक है ना, परिस्थितियाँ अलग होती हैं हर आदमी का, और हर आदमी को पढ़ने और करने का काम अलग अलग तरीके का होता है। तो अपना सबसे पहले, अगर कोई मेरे छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन भी होंगे जो मान लीजिए, हो सकता है, देखिए मैं उतना समझदार नहीं हूँ, अगर बड़े भाई हैं आप लोग हैं तो, या बहन है तो मैं उतना नहीं समझाने लायक हूँ, लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है मैं वो ज़रूर व्यक्त करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए अपना वाई अगर आप नहीं ढूंढेंगे ना तो आप हमेशा क्या करेंगे, कमज़ोर पाएंगे अपने आप को। कोई कुछ बोल के चला जाएगा, अरे यार बोल के चला गया, अरे वो चाचा तो हंस रहे थे, अरे यार हंसने दो ना, हंस के क्या कर लेगा आदमी, मुर्दों के ऊपर हंसता नहीं है आदमी, ठीक है ना, ठीक है ना, मुर्दों के ऊपर नहीं हंसता है। आप मुर्दे हो, मुर्दे तो नहीं हो ना भाई, तो बस मुर्दे नहीं हो तो टेंशन ना लो, अपना काम करते रहो, ठीक है ना। करना है तो करना है, ठीक है ना, करना है, या मतलब कहते हैं ना, गांधी जी ने क्या किया बाद में, गांधी जी ने देखे कि अब साला सब बवाल हो ज़्यादा हो गया है तो क्या कहे, करो या मरो, ठीक है ना। अब आपके साथ भी यही है, करो या मरो, समय मत देखो। ये ऊपर जो टाइमर चल रहा है ना, 1:54 या 1:56 ये 3:56 भी हो जाए, अगर मेरा टारगेट नहीं हुआ, मेरा चीज़ें नहीं हुई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो नींद को त्याग दो भाई। अगर त्याग दिए तो जीवन भर ऐसे होगा, मैं कहते हैं मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, जो अभी उठेगा वही आगे चल के सोएगा भी, और जो अभी सो जाएगा ना बेटा तो आगे चल के उठना उसको तय है, ठीक है ना। तो नींद चैन को त्याग दो और अपने काम में लग जाओ। काम नहीं हो रहा है तो इतना जोरदार मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बह जाता हूँ भावनाओं में, ठीक है, इसलिए भावनाओं को मैं बहता नहीं हूँ। कहने का मतलब है कि मैं जिस फेज़ से गुजर रहा हूँ, जिस फेज़ से देखा हूँ, बहुत पास से लोग प्रिपरेशन करते हुए लोगों को देखा है, ठीक है ना। तो मैं खुद भी किया है और मैं हूँ भी कहीं पे, मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं अब बस समझना दोस्तों, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। निरंतर प्रयास से कुछ भी उखाड़ा जा सकता है। कहते हैं ना, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, आप वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ठीक है ना। बस ये समझना, ये जो प्रशासनिक इकाई है दोस्तों, इनको समझ लेना
देखिए मुख्य सचिव जो है वो जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, वो राज्य का सबसे होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, राज्य का प्रशासनिक प्रधान होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके नीचे आयुक्त होते हैं जिसे हम कमिश्नर्स कहते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फिर सब डिविजनल ऑफिसर्स होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे सर्किल ऑफिसर, और इसके नीचे भी आता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे हम वीडीओ कहते हैं दोस्तों। अलग अलग तरीके से अवसंरचनाएं हैं। देखिए जैसे बिहार पुलिस में भी दोस्तों अगर बात करें तो बिहार के पुलिस की अगर बात करें तो देखिए वहाँ पे क्या होते हैं, डीजीपी होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पुलिस महानिदेशक कहते हैं। भैया आईपीएस वालों देख लो, ठीक है ना, थोड़ा शायद आपको यहाँ मोटिवेशन मिल जाए। फिर इनके नीचे कौन होते हैं, एडीजीपी होते हैं, एडीजीपी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। होते हैं एडीजीपी होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आरक्षिक नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं। उसी के नीचे दोस्तों क्या होता है, आईजी जिसे कहते हैं आईजी, ठीक है ना। आईजी को क्या कहते हैं दोस्तों, आरक्षी महानिरीक्षक कहते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे होता है डीआईजी, ठीक है ना। डीआईजी को क्या कहते हैं दोस्तों, आरक्षी उप महानिरीक्षक कहते हैं। उसी के नीचे आता है एसएसपी, ठीक है। एसएसपी क्या होता है दोस्तों, वरीय पुलिस अधीक्षक होता है। उसके नीचे आता है दोस्तों हमारे एसपी साहब। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है जब आप बन जाते हैं एक आईपीएस जब बनते हैं तो अब यहाँ से आपको कार्यभार संभालने के लिए ज़्यादा पुलिस अधीक्षक बन जाते हैं साहब। और अगर आप राज्य सेवा में क्वालिफाई करते हैं तो बनते हैं डीएसपी जिसे हम कहते हैं पुलिस अधीक्षक। उसके नीचे आते हैं तो दरोगा बाबू जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या होते हैं ये आरक्षक, क्या होता है, आरक्षक क्या होते हैं, आरक्षिक निरीक्षक होते हैं, देखिए, ठीक है, आरक्षिक निरीक्षक होते हैं, ठीक है ना, आरक्षी निरीक्षक होते हैं। फिर इंस्पेक्टर के नीचे आता है दोस्तों, ठीक है, आरक्षी अवर निरीक्षक, आरक्षी अवर निरीक्षक जिसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर के नीचे दोस्तों आता है क्या, एएसआई जिसे क्या कहते हैं, सहायक अवर निरीक्षक। और उसके नीचे आता है दोस्तों हवलदार, क्या होता है, हवलदार जिसे हम क्या कहते हैं, हवलदार ही कहते हैं दोस्तों। और नीचे आता है उसके नीचे कांस्टेबल जिसे कहते हैं आरक्षिक सिपाही। तो दोस्तों जिस तरीके से आपकी ये पदाधिकारी जो प्रशासनिक उच्च सेवा के हैं उसी तरीके से ये पुलिस में भी इसी तरीके से क्या है, इनकी संरचनाएं भी ऐसी ही हैं दोस्तों, ठीक है ना। कोई किसी से विभेद नहीं है, बस शक्तियों का निस्तारण और क्या कहते हैं अलग अलग से निस्तारण इस तरीके से किया गया है। हर स्तरीय पे हर चीज़ की अलग अलग ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसका निस्तारण अलग अलग तरीके से किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का क्या होता है, प्रधान सलाहकार होता है दोस्तों। ये क्या होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, जो कि आदमी आईएएस बन करके, आईएएस जो बनता है, क्या कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो आईएएस की सबसे हाईएस्ट पावर होती है दोस्तों, वो क्या होती है, मुख्य सचिव होती है दोस्तों, जिसे हम कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। और ये कौन बनता है दोस्तों, जिनकी महज उम्र 22 से 23 साल की उम्र होती है वो लोग जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं तो बना नहीं हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। कुछ हमारे भी मित्र हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हैं, लेकिन हाँ जो सिलेक्टेड हैं, अच्छी जगह पे हैं, वो लोग भी, ठीक है ना, कार्यरत हैं, वो बताते हैं कि भैया, और मैं भी कहीं हूँ तो इसीलिए मुझे पता भी है कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। मुख्य सचिव जो हैं वो मुख्यमंत्री का क्या है, प्रधान सलाहकार होता है। और साथ ही साथ मुख्य सचिव जो होता है क्या, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है दोस्तों। और वही मंत्रिमंडल का क्या करता है, मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंध भी करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बिहार की क्या थी, राज्य व्यवस्था थी दोस्तों, जो कि संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा बताई गई है दोस्तों। मेरे द्वारा क्या ये चीज़ें लिखी गई हैं, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इजी करके समझाने की एक प्रयास है, एक कोशिश है मेरे द्वारा दोस्तों। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्या कहते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर कोई गलती हुई हो तो ज़रूर मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, सो दैट्स कि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ। मेरे लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं भी अपनी कोशिश जारी रखा हूँ। अगर मैं अपनी तरफ से 100% कर रहा हूं दोस्तों, तो आप अपनी तरफ से 500% करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। चलिए दोस्तों चलता हूं, ठीक है, क्या कहते हैं, चलता हूं दोस्तों, फिर मिलता हूं आपसे नए लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, कुछ आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि अगला टॉपिक किस पे लाऊं, करंट अफेयर पे लाऊं कि बिहार से ही संबंधित किसी चीज़ पे लाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। दोस्तों चलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।